जलियांवाला बाग, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये हमारे इतिहास का वो पन्ना है जो आज भी हमें अंदर तक झकोर देता है। आज हम उसी दर्दनाक कहानी को, उसी नरसंहार को समझेंगे जिसने हमारी आज़ादी की लड़ाई की आग को और भी ज्यादा भड़का दिया था। एक पल के लिए सोचिए, आप अपने परिवार के साथ कोई त्योहार मना रहे हैं, हर तरफ खुशी है, मेले का माहौल है, और तभी अचानक बिना किसी चेतावनी के गोलियों की आवाज गूंजने लगे। क्या होगा, ये सोचने में भी कितना डर लगता है ना। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। हम शुरुआत करेंगे उस अन्याय भरे कानून से, फिर देखेंगे कि अमृतसर में गुस्सा कैसे भड़का, जानेंगे कि बैसाखी के दिन उस बाग में आखिर हुआ क्या था, कैसे वो 10 मिनट इतिहास के सबसे काले पलों में से एक बन गए, और आखिर में इस हादसे ने पूरे देश को क्या सबक सिखाया। तो कहानी शुरू होती है साल 1919 से, एक ऐसा माहौल जहां लोगों पर जुल्म हो रहा था, और इस माहौल को और भी ज्यादा जहरीला बना दिया एक क्रूर कानून ने। जी हाँ, इस कानून का नाम था रॉलेट एक्ट। इसे 1919 में ब्रिटिश सरकार लेकर आई थी। लोग इसे काला कानून भी कहते थे, और सच पूछे तो ये वो चिंगारी थी जिसने पूरे देश में, खासकर पंजाब में, गुस्से की आग लगा दी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कानून में ऐसा क्या था। देखिए, इसने सरकार को बेहिसाब ताकत दे दी थी। मतलब किसी को भी सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। कोई मुकदमा नहीं, कोई सुनवाई नहीं, बस सालों साल जेल। और तो और प्रेस पर भी ताला लगा दिया गया था ताकि सच की आवाज किसी तक पहुंच ही ना पाए। तो मतलब साफ था, इस एक कानून ने लोगों से उनके सबसे जरूरी, सबसे बुनियादी अधिकार छीन लिए थे। इंसाफ खत्म, आजादी खत्म। अब देखिए, इस कानून का असर तो पूरे भारत पर पड़ा, लेकिन गुस्से की सबसे बड़ी लहर उठी पंजाब में। तो चलिए समझते हैं कि अमृतसर इस विरोध का केंद्र कैसे बन गया। हाँ, ये सवाल तो बनता है कि आखिर पंजाब ही क्यों? पूरे देश में से पंजाब में ही इसका असर सबसे ज्यादा क्यों हुआ? इसका जवाब उस वक्त के पंजाब के माहौल में ही छिपा है। देखिए, बात ये थी कि पहला विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ था। पंजाब के हजारों सैनिक जो लड़ाई के मैदान से घर वापस आए थे, उन्होंने दुनिया देखी थी, उन्होंने आजादी और बराबरी जैसी बातें सुनी थी। तो अब ना उनमें एक नई समझ, एक नई राजनीतिक चेतना जाग चुकी थी, और वो अब किसी भी तरह का अन्याय सहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। और फिर तो हालात बहुत तेजी से बिगड़ने लगे। 6 अप्रैल को डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जैसे नेताओं ने शांति से विरोध प्रदर्शन शुरू किया, पर सरकार को यह शांति भी रास नहीं आई। वो घबरा गई, और सिर्फ 4 दिन बाद 10 अप्रैल को इन दोनों बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बस ये खबर आग की तरह फैली और लोगों का गुस्सा सड़कों पर आ गया। माहौल इतना बिगड़ गया कि 12 अप्रैल आते आते पूरे अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिया गया, मतलब शहर सेना के हवाले। और अब हम पहुंचते हैं इतिहास के उस काले दिन पर। तारीख थी 13 अप्रैल 1919। दिन था बैसाखी का। चलिए देखते हैं कि उस दिन जलियांवाला बाग में आखिर हो क्या रहा था। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब शहर में मार्शल लॉ लगा हुआ था, मतलब लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी थी, तो फिर हजारों लोग जलियांवाला बाग में जमा क्यों हुए? ये समझना बहुत जरूरी है कि वहां जो भीड़ जमा थी वो एक वजह से नहीं आई थी। कई लोग तो आसपास के गांव से अपने परिवार के साथ आए थे पंजाब का सबसे बड़ा त्योहार बैसाखी मनाने। दूसरी तरफ कुछ लोग थे जो अपने नेताओं की गिरफ्तारी का शांति से विरोध करने पहुंचे थे। और सबसे दुख की बात ये थी कि वहां मौजूद ज्यादातर लोगों को तो ये पता तक नहीं था कि शहर में मार्शल लॉ लगा है और उनका वहां इकट्ठा होना गैर कानूनी है। और उस बाग की बनावट वो खुद ही एक जाल जैसी थी। जरा सोचिए, चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें, आने जाने के लिए बस एक पतला सा तंग सा रास्ता, और बाग के बीचों बीच एक गहरा कुआं। मतलब अगर भीड़ फंस जाए तो निकलना नामुमकिन। और फिर कहानी उस मोड़ पर आती है जो सबसे ज्यादा दर्दनाक है, जब जनरल डायर अपनी फौजी टुकड़ी के साथ उस बाग में घुसा और हमारे इतिहास का सबसे क्रूर पन्ना लिखा गया। जनरल डायर अपनी फौज के साथ उस अकेले रास्ते को बंद करके खड़ा हो गया। उसने वहां जमा निहत्थे लोगों को कोई चेतावनी नहीं दी, भागने का कोई मौका नहीं दिया, और सीधा गोली चलाने का हुक्म दे दिया। गोलियां चलने लगीं और चलती रहीं।
1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट नहीं, पूरे 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलती रहीं। सोचिए, सिर्फ 10 मिनट में 1600 से भी ज्यादा गोलियां दागी गईं। सैनिकों ने तब तक गोलियां चलाईं जब तक उनके पास गोलियां खत्म नहीं हो गईं। और ये गोलियां चलाई गईं उन मासूम निहत्थे लोगों पर जिनमें बच्चे थे, बूढ़े थे, औरतें थीं। और फिर सरकारी झूठ का खेल देखिए। अंग्रेज सरकार के हंटर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सिर्फ 379 लोग मारे गए, सिर्फ, जबकि सच तो ये था, जैसा कि कांग्रेस और दूसरे सूत्रों ने बताया, कि मरने वालों की असली संख्या 1000 से भी कहीं ज्यादा थी। इस नरसंहार ने, इस हैवानियत ने पूरे देश को अंदर तक हिला कर रख दिया। चलिए अब देखते हैं कि इस एक घटना ने हमारी आजादी की लड़ाई पर कितना गहरा और हमेशा के लिए रहने वाला असर डाला। इस क्रूरता की खबर जैसे ही फैली, पूरे देश में दुख और गुस्से की एक लहर दौड़ गई। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध में अंग्रेजों की दी हुई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। महात्मा गांधी, उन्होंने भी असहयोग आंदोलन को और तेज कर दिया। सच तो यह है कि इस एक घटना ने ब्रिटिश राज पर जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा था, उसे भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हाँ, जलियांवाला बाग में जो खून बहा वो बेकार नहीं गया। उन शहीदों के बलिदान ने आजादी की लड़ाई की आग को बुझाया नहीं, बल्कि और भड़का दिया। हमारा संघर्ष अब पहले से कई ज्यादा मजबूत हो चुका था। तो आखिर में ये घटना हमें एक ही सबक सिखाती है, एक ऐसा सच जो कभी नहीं बदलता, कि जब जब अन्याय अपनी सारी हदें पार कर जाता है, तब तब एक पूरा का पूरा राष्ट्र जाग उठता है। हमें जलियांवाला बाग के उन शहीदों का बलिदान कभी नहीं भूलना चाहिए, वो लोग जिन्होंने हमारी आजादी के लिए अपनी जान दे दी। जय हिंद।